आज हमारा टॉपिक है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म या डीएनए रिपेयर सिस्टम क्या है? दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या है कि ये मुख्तलिफ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं, मुख्तलिफ स्टेप बाय स्टेप। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है एंड करेक्शन होती है। कोई भी डैमेज जो डीएनए को अकर होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन एंड देन करेक्शन की जाती है। ये एक इन बिल्ट मैकेनिज्म है। इसका मतलब ये है कि ये नेचर जो है डीएनए के अंदर ये मौजूद होता है मैकेनिज्म, और इसके लिए किसी भी एक्सटर्नल मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि जो डैमेजेस की हमने बात की कि डीएनए रिपेयर सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म है या सिस्टम है जिसके थ्रू किसी भी तरह का डैमेज अगर डीएनए को होता है तो उसकी करेक्शन की जाती है। तो पहले हम ये देखते हैं कि डैमेजेस किस तरह के होते हैं और कैसे कैसे वो डीएनए को मुख्तलिफ तरीक़ों से डैमेज हो सकता है। तो अगर हम डैमेजेस को दो बेसिक क्लासेस में कैटेगराइज करें तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ऐसे डैमेजेस जो एंडोजेनियस एजेंट्स की वजह से होते हैं और सेकंड एक्सोजेनियस एजेंट्स की वजह से। एंडोजीनियस एजेंट्स कौन से होते हैं? कोई भी अगर इंटरनल एरर हो, ठीक है, मतलब कि उस डीएनए के या बॉडी के अंदर जो है मौजूद जितनी भी मशीनरी है, मैकेनिज्म जो कुछ भी मौजूद है वहाँ पे, उसमें अगर कोई एरर आती है और उसकी वजह से डीएनए अगर डैमेज होता है तो इस टाइप को हम कहते हैं एंडोजीनस। अगर किसी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से उस वहाँ पे कोई एरर क्रिएट होती है और डैमेज होता है डीएनए को तो हम इसको कहते हैं एक्सोजीनस डैमेज। तो ये तो बेसिक दो क्लासेस थी, लेकिन अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डैमेज के डैमेज किस तरह से हो सकता है, कैसा डैमेज हो सकता है, तो चार तकरीबन उसकी मुख्तलिफ क्लासेस हैं, ये कैटेगरीज हैं जिनको हम कहते हैं सिंगल बेस अल्ट्रेशन, टू बेसिस अल्ट्रेशन, चेन ब्रेक्स और क्रॉस लिंकिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल बेस अल्ट्रेशन। तो ये कैसा डैमेज है? इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, कोई सिंगल बेस जो है वो डीएनए के अंदर किसी भी पॉइंट पे कोई एक सिंगल बेस जो उसकी अल्ट्रेशन हो जाएगी या चेंज आती है या उसके अंदर किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन आ सकती है। ये जो डैमेज है ये ज़्यादातर इसकी रीजंस कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले है डीएमाइनेशन। डीएमाइनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एन एमाइन ग्रुप। फिर डीप्यूरिनेशन, दिस इज़ द रिमूवल ऑफ प्यूरिन बेस, ठीक है, और ये दोनों मोस्टली वाटर की एडिशन से होते हैं। हाइड्रोलिसिस जब भी होती है डीएनए की तो डीएमाइनेशन या डीप्यूरिनेशन वहाँ पे अकर होती है। डीएमाइनेशन के दौरान वहाँ पे मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं उनके ऊपर मौजूद जो अमाइनो ग्रुप होता है वो रिमूव हो जाता है, जबकि डीप्यूरिनेशन में पूरी की पूरी जो प्यूरिन बेसेस हैं उनमें से कोई एक जो है वो उस डीएनए स्ट्रैंड से रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा डिलीशन हो सकती है। डिलीशन आपको पता है कि एक रिमूविंग कोई भी न्यूक्लियोटाइड बेस अगर रिमूव हो जाए तो हम उसको कहते हैं ये कम हो जाए, उसको हम कहते हैं ये डिलीशन हुई, या इंसर्शन के एक्स्ट्रा बेस वहाँ पे कोई ऐड हो जाए। इसके अलावा बेस एनालॉग्स की बात हमने पहले भी की थी म्यूटेशन के टॉपिक में। तो ये भी वही बात है कि ऐसी केमिकल्स जो जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो शायद उन न्यूक्लियोटाइड बेसिस की तरह ही होती हैं, उनकी अपीयरेंस उनकी स्ट्रक्चर बेसिस की तरह होती है, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। तो अगर इस तरह की बेस एनालॉग्स जो हैं वो किसी भी डीएनए स्ट्रैंड के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएं तो, या फिर लास्ट वन इसके काज क्या है, अल्कलाइटिंग एजेंट्स। ऐसे एजेंट्स जो कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एक अल्काइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं उनको हम कहते हैं अल्कलाइटिंग एजेंट्स। तो ये मुख्तलिफ रीजंस थी, काजेज़ थी जिनकी वजह से क्या होता है कि किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल बेस अल्ट्रेशन हो सकती है। क्या मतलब कि उसके अंदर कोई एक बेस जो है कहीं किसी भी लोकेशन से वो जो है उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंज या कोई एरर आ सकती है। तो इसको अगर आप देखें कि हमने जो डिस्कस किया था म्यूटेशंस के टॉपिक में, हमने एक जो टर्म स्टडी की थी पॉइंट म्यूटेशन। तो यही जब सिंगल बेस अल्ट्रेशन जब होती है और वो हम आज चूँकि रिपेयर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो अगर ये रिपेयर सिस्टम मौजूद ना हो और सिंगल बेस अल्ट्रेशन उसी तरीके से परसिस्ट करती रहे, फिर उसकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र हो जाए, तो इस तरह से ये एक पॉइंट म्यूटेशन काज होती है। तो दिस वाज द फर्स्ट मैकेनिज्म कि जिसके थ्रू हम कहते हैं कि कोई भी डैमेज हो सकता है किसी भी डीएनए के अंदर। सेकंड है टू बेसिस अल्ट्रेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले मैंने देखा कि सिंगल पॉइंट पे अल्ट्रेशन हुई थी, अब दो बेसिस के अंदर या दो बेसिस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी इसके अंदर। तो इसकी ज़्यादातर जो हमें एक केस देखने को इसमें मिलता है वो कौन सा होता है, थायमीन डायमर्स का बनना। थायमीन डायमर्स क्या होते हैं? ये टर्म आपके सामने अक्सर आएगी इन जेनेटिक्स एंड स्पेशली इन म्यूटेशंस। थायमीन डाइमर्स क्या होते हैं? दे आर एबनॉर्मली केमिकल बॉन्डेड एडजेसेंट थायमीन बेसिस। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस डायग्राम के अंदर
ये एक जो डीएनए स्ट्रैंड है इसमें अब देखें इन जो तो थायमीन है, ठीक है, एडजेसेंट थायमीन जो है इनको ऐड होना है सामने वाली दूसरी स्ट्रैंड के एडिनिन्स के साथ, ठीक है। लेकिन थायमीन्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये अपोजिट जो उनकी स्ट्रैंड है उसके एडिनिन के बजाय ये आपस में बॉन्डिंग कर जाती हैं, ठीक है। और जब ये आपस में इनकी बॉन्डिंग होती है तो ये एक एबनॉर्मेलिटी काज हुई, विद इन स्ट्रैंड जो है दो न्यूक्लियोटाइड बेसेस एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रही हैं। और ये ज़्यादातर होता किस वजह से, अल्ट्रावायलेट जो यूवी रेज होती हैं उनकी वजह से होता है। तो जब इस तरीके से दो थायमीन एडजेसेंट दो थायमीन आपस में बॉन्ड बना लेती हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थायमीन डाइमर। दूसरी इसकी रीज़न क्या है कि अल्कलाइटिंग एजेंट्स, तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अल्काइल ग्रुप किसी भी बेस के साथ ऐड कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये कौन सी कैटेगरी है, टू बेसिस अल्ट्रेशन की। तो थायमीन डाइमर्स के अंदर भी आप देखें तो दो बेसिस जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। अब दोनों बेसिस के साथ साथ उनके सामने अगर कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के अंदर देखा जाए तो वहाँ पे भी दो बेसिस डिस्टर्ब हो रही हैं। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि टू बेसिस अल्ट्रेशन डैमेज जो काज होता है डीएनए का। फिर आ जाती है चैन ब्रेकेज। तो चैन ब्रेकेज नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, ये ऐसा डैमेज होता है जिसमें कोई भी डीएनए की जो स्ट्रैंड है उसकी कहीं से भी किसी भी पॉइंट पे चेन जो है वो डीएनए स्ट्रैंड के अंदर जो चेन उसकी जो चेन है वो ब्रेकेज हो जाए, कहीं भी उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाए और चेन टूट जाए, डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो टूट जाए, तो इसको हम कहते हैं चेन ब्रेकेज। ये ज़्यादातर आयोनाइजेशन जो रेडिएशन होते हैं, रेडिएशंस आपको पता है दो तरह की हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं। तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आ जाते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा और एक्स रेज जितने भी आते हैं, जबकि नॉन आयोनाइजिंग में अल्ट्रावायलेट हैं, विजिबल लाइट के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स वगैरह, रेडियो फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं, ये मुख्तलिफ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल की चेन के ब्रेकेज का रीज़न बनती हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या होता है, आपने नाम सुना होगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ठीक है, ROS जिनको कहा जाता है। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की होती हैं, एक नॉर्मली प्रोड्यूस होती हैं इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, लेकिन जब वो एक ऑक्सीडेशन कर देती हैं डीएनए की तो फिर ये एक डैमेज होता है, डीएनए की मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं और यहाँ पर जो हम स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं कि चेन ब्रेकेज होती है। तो उन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो सकती है और ऑक्सीडेशन की वजह से उसकी चेन ब्रेक हो सकती है। तो ये हमने थर्ड टाइप ऑफ डैमेज देखा कि जो किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर हो सकता है। फोर्थ क्या है, क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस होती हैं ये उनकी एक एबनॉर्मल लिंकेज ही है। जिस तरह पहले भी हमने देखा कि ज़्यादातर एबनॉर्मल लिंकेजेस ही होती हैं न्यूक्लियोटाइड बेसेस की, और यही एक बेसिक डैमेज होता है जो किसी भी डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर हो सकता है। लेकिन टिपिकली इस टाइप के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप इस फिगर में देखें तो अब यहाँ पे ये जो सामने वाली दो बेसेस हैं, ये वाली है और ये वाली है, इनको आपस में बॉन्ड बनाना चाहिए। इस तरह से इनका आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि ये दूसरी स्ट्रैंड के जो अपोजिट आपने आमने सामने वाले नहीं बल्कि उसको हट के दूसरी तरफ वाले एक न्यूक्लियोटाइड बेस के साथ ये बॉन्ड बना रही है। तो दिस इज़ एन एबनॉर्मल लिंकेज। तो इसको हम कहते हैं इंटर स्ट्रैंड, क्योंकि ये स्ट्रैंड दो स्ट्रैंड्स के दरमियान हो रही है, ठीक है, एक स्ट्रैंड से दूसरी स्ट्रैंड के दरमियान एबनॉर्मल लिंकेजेस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। जबकि इसकी दूसरी टाइप क्या है, इंट्रा स्ट्रैंड। इंट्रा स्ट्रैंड में क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो अब ये वाली जो डीएनए स्ट्रैंड है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड है, इसको सामने इसके साथ अटैच होना चाहिए, लेकिन वो उसी स्ट्रैंड के दूसरे अपना एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड बेस जो है उसके साथ अटैच हो गई है। तो इसको हम कहते हैं इंट्रा स्ट्रैंड, ठीक है, कि विद इन वन स्ट्रैंड। तो यहाँ पे आप अगर थायमीन डाइमर्स की बात माइंड में लेके तो यहाँ पे थायमीन डाइमर्स भी बन सकते हैं या कोई भी दूसरी मौजूद हो सकते हैं। तो क्रॉस लिंकिंग क्या है, दिस इज एबनॉर्मल लिंकेजेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस, जो कि दो तरह की हो सकती है। इंट्रा स्ट्रैंड हो सकती है कि जब एक ही स्ट्रैंड के अंदर जो दो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो आपस में एबनॉर्मली बॉन्ड बना लें, या फिर ये इंटर स्ट्रैंड हो सकती है कि दो जो अल्टरनेटिंग या एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होती हैं डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर के अंदर, उनकी जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो किसी भी एबनॉर्मल तरीके से जब आपस में बॉन्ड बनाएं तो इसको हम कहते हैं क्रॉस लिंकिंग। तो ये चार हमने डैमेजेस की टाइप्स देखी। सबसे पहले सिंगल बेस अल्ट्रेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई एक बेस जो है वो
उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंज या डिस्टर्बेंस आती है। ये डीएमाइनेशन की वजह से हो सकती है, डीप्यूरिनेशन की वजह से हो सकती है, और ये दोनों जो हैं हाइड्रोलिसिस की वजह से होते हैं। इसके अलावा डिलीशन हो सकती है, इंजर्शन हो सकती है, बेस एनालॉग्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, और अल्कलाइटिंग एजेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं सिंगल बेस अल्ट्रेशन के लिए। सेकंड, टू बेसिस अल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि मोस्टली ये किस वजह से होता है, थायमीन डायमर्स बनते हैं। थायमीन डायमर्स क्या हैं कि किसी भी स्ट्रैंड के अंदर जो एडजेसेंट थायमीन्स होते हैं वो अपने अल्टरनेटिंग या अपनी सामने वाली कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के अंदर मौजूद एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाने के बजाय आपस में बॉन्डिंग शो कर देते हैं, और इस तरीके से वहाँ पे एक डायमर बनता है, एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बनती है, और उसको हम कहते हैं थायमीन डायमर। और ये होता किस वजह से है, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होता है। सेकंड जो है अल्कलाइटिंग एजेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, टू बेसिस अल्ट्रेशन के लिए। फिर हमने देखा चेन ब्रेकेज के मुख्तलिफ रेडिएशंस, आयोनाइजिंग रेडिएशंस या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो सकती हैं, या फिर ऑक्सीडेटिव डैमेज जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से होता है, उनके थ्रू किसी भी डीएनए की जब चेन के अंदर कट्स लग जाते हैं, कोई ब्रेकेज आ जाती है, चेन टूट जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये थर्ड टाइप है कि जिस तरीके से जिससे भी डीएनए के अंदर कोई डैमेज क्रिएट हो सकता है। फिर क्रॉस लिंकिंग में क्या है कि कोई भी एबनॉर्मल जब लिंकेजेस होती हैं, एबनॉर्मल बॉन्डिंग बनती है स्ट्रैंड के अंदर या स्ट्रैंड से हट के दूसरी स्ट्रैंड के दरमियान, दो स्ट्रैंड्स के दरमियान, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस लिंकिंग। ये दो तरह से, इंट्रा स्ट्रैंड, अगर सेम स्ट्रैंड के अंदर वो एक एबनॉर्मल बॉन्ड बन रहा है, या फिर इंटर स्ट्रैंड कि अगर दो अपोजिट स्ट्रैंड्स के अंदर जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है चूँकि, तो उन दोनों के दरमियान अगर कोई इस तरह की एबनॉर्मल लिंकेज बन रहा है तो उसको हम कहते हैं क्रॉस लिंकिंग। तो ये तो थे मुख्तलिफ डैमेजेस जो कि डीएनए के अंदर जनरली देखे गए हैं। तो इनको रिपेयर करने के लिए, इनको दोबारा से करेक्शन करने के लिए जो नेचर ने एक डीएनए के अंदर मैकेनिज़्म डाला हुआ है उसको हम कहते हैं डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म। तो जैसे हमने पहले कहा कि दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स, ठीक है, ये मुख्तलिफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो इसके जो स्टेप्स हैं मुख्तलिफ, वो कौन से हैं? सबसे पहले रिकॉग्निशन, ठीक है। रिकग्निशन में मोस्टली क्या होता है कि जो डैमेज्ड साइट होती है या वो लोकेशन जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई मिसमैच है या कोई भी डिफेक्ट है, तो वो क्या है या फॉल्ट कोई भी है, तो उसकी रिकग्निशन होती है। आप इसको आप कह सकते हैं कि डिटेक्शन होती है। अब एक डिटेक्ट हो गया, ठीक है, एक कोई फॉल्टी जो साइट है वो डिटेक्ट हो गई, उसका पता लगा लिया गया। सेकंड क्या होता है कि रिमूवल, वहाँ से उस फॉल्टी साइट को रिमूव करना, ठीक है, फॉल्टी लोकेशन जो है वहाँ से उसको रिमूव करना। रिमूव करने के बाद क्या होगा? सिंथेसिस। सिंथेसिस के अंदर क्या होता है? दिस इज़ द थर्ड स्टेप। और इसके अंदर क्या होता है कि जो रिमूव किया था उसके बजाय करेक्ट जो करेक्ट बेस या करेक्ट जो वहाँ पे मौजूद होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड बेस, उसका ऐड होना, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे क्या होता है कि उस जो करेक्ट बेस हमने ऐड की है इन द स्टेप ऑफ सिंथेसिस, उसको वहाँ पे लाइगेट करना। लाइगेट करना किस सेंस में होता है? इन मोलिकुलर बायोलॉजी लाइगेशन का मतलब होता है कि किसी भी दो कंपोनेंट्स को, दो फ्रेगमेंट्स को आपस में ग्लूड कर देना, आपस में जोड़ देना, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब चाहे मैकेनिज़्म कोई भी हो, हम आगे टाइप्स देखेंगे कि डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म की जो 3, 4, 5 टाइप्स हैं, लेकिन किसी भी किस्म का मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया जाए, उसके जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो यही होते हैं कि सबसे पहले रिकॉग्निशन होती है, जिसके अंदर जो फॉल्टी लोकेशन है किसी भी डीएनए स्ट्रैंड के अंदर, उसकी आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन होती है, मतलब कि वो जगह पता की जाती है कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। सेकंड नंबर पे क्या होता है कि अब प्रॉब्लमेटिक जो पॉइंट है वो हमें पता चल गया। सेकंड नंबर पे क्या होता है कि उस प्रॉब्लम को रिमूव किया जाता है, और प्रॉब्लम मोस्टली न्यूक्लियोटाइड बेसिस में होती है, तो जो एक फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड बेस है उसको रिमूव किया जाता है। थर्ड नंबर पे क्या हो जाता है कि उसकी जगह फिर जो करेक्ट बेस है उसको ऐड किया जाता है। अब करेक्ट बेस वहाँ पे प्लेस कर दी गई, वहाँ पे रख दी गई, लेकिन अटैच वो होगी इन द प्रोसेस ऑफ लाइगेशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है वो काम करता है। तो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो हैं ये 5 तरह के हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ जो डैमेज है कि डैमेज किस तरह का है। तो जिस तरह का डैमेज होगा उसको डील करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए उसी तरह का मैकेनिज्म भी अडॉप्ट किया जाएगा। तो इसमें जो 5 टाइप्स हैं, मिसमैच रिपेयर, बेस एक्सcision रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर, डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर और डायरेक्ट रिपेयर, इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले मिसमैच रिपेयर। तो
ये नाम से पता चल रहा है कि मिसमैच, कि ये किसी ऐसे डैमेज को रिपेयर करता है जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड बेसिस का मिसमैच होता है। ठीक है, इसको हम डिटेल से देखते हैं कि हमें पता है कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है ये बड़ा एक्यूरेट होता है। नेचर ने इसके अंदर इतनी एक्यूरेसी रखी हुई है कि कहते हैं कि 99.9% ये जब डीएनए पॉलीमरेज उसके अंदर बेसिस ऐड करता है इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, तो 99.9% तक जो है वो एक्यूरेट होता है, उसमें कोई गलती नहीं होती। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी डिफेक्ट्स उसमें कुछ प्रोबेबिलिटी मौजूद है, जैसे हम 100% नहीं कहते, हम कहते हैं 99.9%। तो 0.1% या 0.01% वहाँ पे चांसेस हैं कि कोई मिसमैच हो, कोई गलत बेस जो है वो वहाँ पे ऐड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि साइटोसिन जो है उसको ऐड होना चाहिए किसके सामने, साइटोसिन को के सामने एडिनिन, साइटोसिन ऐड हो जाती है इन प्लेस ऑफ एडिनिन। ठीक है, कि हमें पता है कि अगर आपके पास एडिनिन है, ठीक है, तो एडिनिन के अपोजिट कौन सी बेस ऐड होगी, थायमीन को होना चाहिए। लेकिन जो ज़्यादातर जो डैमेजेस जो जितने भी या मिसमैचेस जितने भी होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि थायमीन के बजाय वहाँ पे साइटोसिन ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक डैमेज हुआ, ये एक मिसमैच हुआ। कि जो करेक्ट मैच था वो तो ये था कि अगर एक स्ट्रैंड के अंदर एडिनिन मौजूद है जो कि क्या है, टेम्पलेट है। आपको पता है रेप्लिकेशन में एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है और एक उससे बनने वाली जो डॉटर स्ट्रैंड होती है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर अगर एडिनिन मौजूद था तो होना तो ये चाहिए कि उसके सामने वहाँ पे कौन सी चीज़, कौन सी बेस ऐड हो, वहाँ पे थायमीन ऐड हो। ठीक है, वहाँ पे थायमीन को ऐड होना चाहिए। लेकिन जो मिसमैचेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि थायमीन के बजाय वहाँ पे साइटोसिन ऐड हो जाएगी या कोई भी दूसरी बेस ऐड हो जाएगी, लेकिन बहरहाल जो करेक्ट होगी वो ऐड नहीं होगी। सो दिस टाइप ऑफ डैमेज इज कॉल्ड मिसमैच डैमेज, और ये वही है जिसके अंदर हमने देखा था कि सिंगल बेस अल्टरेशन है ये। ठीक है, सिंगल बेस डिस्टर्ब हो रही है दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर, एक स्ट्रैंड के अंदर, एक दूसरे स्ट्रैंड के अंदर। लेकिन अगर हम एक स्ट्रैंड की रिस्पेक्ट से बात करें तो एक स्ट्रैंड के अंदर एक ही बेस जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो इसको हम कहते हैं मिसमैच या फिर सिंगल स्ट्रैंड अल्टरेशन। तो इसको रिपेयर करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है उसको हम देखते हैं कि वो किस तरीके से होगा। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैकेनिज्म कोई भी हो उसके स्टेप्स सेम होते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्कस किए थे। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा था, रिकॉग्निशन का। तो जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम है उसकी रिकॉग्निशन कैसे होती है कि अगर कोई भी डीएनए स्ट्रैंड है, कौन सा, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन उसके अंदर कोई मिसमैच आ गया, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि इस तरह से कोई भी उसके अंदर कोई जो मिसमैच है वो हो गया। अब कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं फॉर प्रोकैरियोट्स और फॉर यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो प्रोटीन्स है म्यूट एस, म्यूट एच एंड म्यूट एल, ये ऐसी तीन मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं जो प्रोकैरियोट्स में मौजूद होती हैं और ये डिटेक्ट करती हैं या आइडेंटिफाई करती हैं या रिकॉग्नाइज करती हैं किसी भी मिसमैच को। ठीक है, अगर कोई भी बेस गलत ऐड हो गई है तो उसका पता कौन लगाता है, उसको डिटेक्ट कौन करता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर म्यूट एस, म्यूट एच और म्यूट एल नाम की प्रोटीन्स होती हैं। जबकि यूकैरियोट्स में ये काम कौन करता है, MSH एंड MLH प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, रिकॉग्निशन करना, डिटेक्ट करना उस साइट को जहाँ पे कोई मिसमैच है या कोई भी फॉल्ट है। सेकंड स्टेप रिमूवल का है। तो रिमूवल, अब हमें पता चल गया कि लोकेशन कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब रिमूवल के अंदर क्या होगा, एक्सोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियसेस क्या होते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को दूसरा नाम क्या देते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर सीजर्स होती हैं। ये क्या करती हैं कि उस जो डैमेज साइट है जहाँ पे वो एक फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड बेस ऐड हो चुकी है जो पिछले स्टेप में रिकॉग्नाइज हुई थी, तो उसको ये क्या करती हैं, चूंकि ये सीजर्स हैं, ये उसको काट के वहाँ से रिमूव कर देती हैं। ठीक है, और जब ये वहाँ से उस फॉल्टी बेस को रिमूव कर देती हैं तो वहाँ पे एक गैप बन जाता है, एक क्लीवेज बन जाती है या जगह खाली रह जाती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि जो फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड बेस थी उसकी रिमूवल हुई, और ये करता कौन है, एक्सोन्यूक्लियसेस जो हैं या जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। थर्ड क्या है, सिंथेसिस। अब वो जगह खाली है
ठीक है, जो हमने यहाँ पे बात की कि वहाँ पे क्लीवेज या गैप बन गया जहाँ से हमने वो जो फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड बेस थी उसको रिमूव किया है। अब सिंथेसिस के अंदर क्या होगा कि वैसे भी नॉर्मली डीएनए पॉलीमरेज जो है ये बेसेस ऐड करने का काम करता है। जब हम देखते हैं कि इन रेप्लिकेशन एक जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है उसके मुताबिक दूसरी डॉटर स्ट्रैंड के अंदर न्यूक्लियोटाइड बेसिस कौन ऐड करता है? डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको पॉलीमरेज कहते हैं क्योंकि ये पॉलीमराइजेशन करता है। तो अब वहाँ पे जो गैप बन गया है, जगह खाली रह गई थी पिछले स्टेप में जो हमने देखा, उसको आके जो डीएनए पॉलीमरेज है वो फिल कर देता है। लेकिन अब की बार वो गलती नहीं करेगा, अब की बार वो करेक्ट तरीके से जो राइट है वहाँ पे जिस बेस को होना चाहिए उसको वहाँ पे ऐड करेगा, ठीक है, इन करेक्ट वे। अब बेस वहाँ पे ऐड होने का मतलब क्या है कि बेस वहाँ पे ला के रख दी गई है लेकिन अभी वहाँ पे वो जोड़ी नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि जब एक दीवार बन रही होती है तो उसके अंदर ब्लॉक्स जो हैं आप उनको ऐसे तरतीब में रख दें, लेकिन अगर उनके दरमियान आप कोई जो स्टिकिंग एजेंट, कोई ग्लू, कोई सीमेंट, कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगाएंगे तो वो जितनी भी ईंटें होती हैं या ब्रिक्स होती हैं या ब्लॉक्स जितने भी होते हैं वो आपस में जुड़ते नहीं हैं, वो बेशक जगह पे रखे हुए हों। तो जगह पे ला के ये डीएनए पॉलीमरेज रख देता है। लेकिन सेकंड जो लास्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप जो कि है लाइगेशन का, उसके अंदर डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है कि वो जो ब्रिक्स हैं, वो जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं, जो ब्लॉक्स जो दोबारा से करेक्ट ला के वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ने रखे थे, उनको उसके अंदर, उस पूरी दीवार के अंदर, दीवार को आप यहाँ पे समझें कि डीएनए स्ट्रैंड है तो उसके अंदर वहाँ पे उनको जोड़ देता है, ठीक है। और ये जुड़ती कैसी हैं? बाय फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इसके लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है, तो एटीपी मॉलिक्यूल जो हैं कुछ वहाँ पे कंज्यूम होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी एक मिसमैच डैमेज जो होता है वो किस तरीके से वहाँ पे उसकी रिपेयर कैसे होती है, उसकी जो 3-4 स्टेप्स हैं, सबसे पहले रिकॉग्निशन, फिर रिमूवल, सिंथेसिस और लाइगेशन कैसे होती है। तो ये उसी की एक डायग्राम है, देखें अगर आप इसको तो ये वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सबसे पहले देखें ये डीएनए स्ट्रैंड थी, ये कौन सी है? टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ये डॉटर स्ट्रैंड है या जो न्यूली फॉर्म्ड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड में अगर देखें तो वहाँ पे इस लोकेशन पे जी था, ठीक है। अब जी के सामने वैसे नॉर्मली तो किसको होना चाहिए? सी को होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब रेप्लिकेशन हुई तो पहली बारी में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसने गलती कर दी। उसने गलती क्या की कि जी के सामने जी को डाल दिया, ठीक है। वहाँ पे होना सी को चाहिए तो उसने यहाँ पे जी को डाल दिया। सो दिस इज़ अ मिसमैच। इस पॉइंट को या इस मिसमैच को कौन रिकॉग्नाइज करता है? यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स की अपनी अपनी जो प्रोटीन्स थी, म्यूट, एच, एस और एल प्रोटीन्स फॉर प्रोकैरियोट्स, एंड फॉर यूकैरियोट्स जो है मुख्तलिफ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस थे। वो क्या करते हैं कि ये जो लोकेशन है इसको डिटेक्ट करते हैं कि हाँ जी इस जगह पे हमें कुछ मसला नज़र आ रहा है। सेकंड स्टेप में क्या होगा? रिमूवल। रिमूवल में क्या है कि वो जो एक गलत डाली गई थी बेस उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया, और ये काम कौन करता है? एंडोन्यूक्लियाजेस एंजाइम्स करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स करते हैं। अब उनके रिमूव करने से क्या होता है? वहाँ पे अगर आप देखें तो ये थोड़ी सी जगह जो है वो क्लीवेज बन गई है, यहाँ पे गैप आ गया है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो सिंथेसिस का स्टेप है इसके अंदर अब वो जो जगह खाली रह गई थी यहाँ पे, उसके अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो करेक्ट बेस को लाके ऐड कर देगा, ठीक है। अब ऐड तो उसने कर दी, उसने वहाँ पे रख दी, लेकिन उसकी जो बाकी स्ट्रैंड के साथ अभी वो जुड़ा नहीं है, उसके साथ अभी वो इन टच नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? लाइगेशन के अंदर वो पूरी स्ट्रैंड जो है शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो होती है वो भी, और वो न्यूक्लियोटाइड बेस के साथ जो बॉन्डिंग है उसकी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग, वो सारी कंप्लीट हो जाती है। और एक हमें करेक्ट वे में अब जो है देखें ये हमारे पास आ गई पूरी डीएनए स्ट्रैंड। तो यहाँ पे ये डीएनए स्ट्रैंड जो थी ये वाली, इसके अंदर डैमेज था। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हम देख रहे हैं कि ये एक करेक्ट जो है डीएनए स्ट्रैंड जिसके अंदर डैमेज रिपेयर हो चुका है ये आ चुकी है। तो ये किसके थ्रू आई? डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो था मिसमैच वाला, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड है, कौन सा है? कि बेस एक्सcision रिपेयर। बेस एक्सcision में क्या होता है कि नॉर्मली तो आपको पता है जो जिसको हम कहते हैं कि वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग, उसके मुताबिक क्या होता है कि साइटोसिन के अपोजिट गार्निन आती है, लेकिन
मोस्टली हम देखते हैं कि डीएमाइनेशन, डीप्यूरिनेशन या कुछ अल्कलाइटिंग एजेंट्स की वजह से साइटोसिन के सामने ग्वानिन के बजाय क्या आ जाती है, यूरेसिल ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये कैसा डैमेज है कि इसके अंदर ग्वानिन है, ठीक है, उसके सामने नॉर्मली किसको होना चाहिए, साइटोसिन को होना चाहिए, लेकिन डीएमाइनेशन, डीप्यूरिनेशन या अल्कलाइटिंग एजेंट्स की वजह से वहाँ पे साइटोसिन के बजाय वहाँ पे यूरेसिल ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बेस एक्सीजन। अब बेस एक्सीजन को रिपेयर करने का जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, स्टेप्स वही हैं। अब यहाँ पे फ़र्क क्या आता है कि पिछले मैकेनिज़्म में हमने देखा था कि रिकग्निशन का काम मुख्तलिफ प्रोटीन्स कर रही थी जो कि थी यूकैरियोट्स के लिए अपनी थी, प्रोकैरियोट्स के लिए अपनी थी, लेकिन यहाँ पे जो कि यूरेसिल इन्वॉल्व है तो इसकी जो डिटेक्शन होती है वो कौन करता है, एक एंजाइम है यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइडेज, ये यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज भी होता है। तो ये एंजाइम क्या करता है, इस डैमेज्ड या इस फॉल्टी एरिया की पॉइंट की डिटेक्शन करता है, फिर दूसरा काम क्या करता है कि ये वहाँ से उस यूरेसिल बेस को डिटैच भी खुद ही कर देता है। ठीक है, ये वहाँ से यूरेसिल बेस को डिटैच कर देता है। अब जब ये वहाँ से यूरेसिल की बेस को निकाल देता है तो अब वहाँ पे एक ऐसी लोकेशन बन गई है जिसके अंदर एक गैप है। ठीक है, उसके पीछे शुगर फॉस्फेट बैकबोन तो मौजूद है लेकिन वहाँ पे बेस कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूरेसिल थी जो कि इस यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइडेज ने रिमूव कर दी है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसी साइट क्रिएट हो जाती है कि जो बिल्कुल खाली होती है। तो ऐसी साइट को कहते हैं एपी साइट या फिर इसको एप्यूरिनिक या एपायरामिडिक साइट भी कहते हैं। मतलब कि एक ऐसी साइट जहाँ से कोई प्यूरिन या कोई पायरामिडीन रिमूव हो चुका है, बिल्कुल वो खाली है, कोई बेस वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ऐसी साइट को कहते हैं एपी साइट। ठीक है, तो रिकग्निशन के स्टेप में जो ये सेकंड मेथड है बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, इसके अंदर दो काम होते हैं रिकग्निशन में। पहला काम तो ज़ाहिर है रिकग्निशन का होगा कि वो जो फॉल्टी पॉइंट है, लोकेशन है, उसको रिकग्नाइज करना। सेकंड, वहाँ पे यूरेसिल है और ये रिकग्निशन कौन करता है, यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइडेज। सेकंड नंबर पे क्या होगा इसी स्टेप के अंदर कि वही जो यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइडेज है वो उस यूरेसिल को वहाँ से रिमूव कर देता है। अब यूरेसिल तो रिमूव हो चुका है लेकिन उसके पीछे जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है वो मौजूद है, तो इस तरह की एक साइट क्रिएट हो जाती है जिसको हम कहते हैं एपी साइट या फिर एप्यूरिनिक या एपायरामिडिक साइट भी जिसको कहते हैं। सेकंड स्टेप रिमूवल का है। रिमूवल में क्या होता है कि एक दूसरा एंजाइम है एपी एंडोन्यूक्लियेज। ये क्या करता है कि ये उस जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन, यूरेसिल वहाँ से हट गया था लेकिन पीछे उसकी बैकबोन मौजूद थी, ये क्या करता है उस बैकबोन के अंदर कट लगाता है और जो एपी साइट होती है उसको ही निकाल देता है। ठीक है, तो इसकी रिमूवल में जो हमने फ़र्क देखें अगर कि जो पिछला मेथड था इसकी रिमूवल के अंदर क्या होता था कि वो डैमेज्ड जो न्यूक्लियोटाइड है वो रिमूव होती थी। ठीक है, लेकिन जो ये दूसरा मेथड है एक्सीजन वाला, इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड बेस तो पहले ही रिमूव कर दी जाती है। यहाँ पे देखें ये वाली फॉल्टी बेस थी, ये पहले ही रिमूव हो चुकी, जबकि इसके रिमूवल के स्टेप में क्या होता है कि वो जो एपी साइट थी, ठीक है, जो एप्यूरिनिक साइट या एपायरामिडिक साइट होती है उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो अब इसके रिमूव करने के बाद वहाँ पे एक वो गैप बन जाता है कि जिसके अंदर ना तो बेस होती है और ना ही वो जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है वो मौजूद होती है। ठीक है, तो दिस वाज सेकंड स्टेप इन बेस एक्सीजन मेथड जिसके अंदर रिमूवल होती है एपी साइट की, और ये कौन करता है, एपी एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स करते हैं। फिर सिंथेसिस के अंदर सेम है, ये दोनों स्टेप्स सिंथेसिस और लाइगेशन के सेम हैं कि अब वहाँ पे जो एपी साइट रिमूव होगी तो वहाँ पे जो क्लीवेज या गैप बना था उसके अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है कि जो करेक्ट बेस है उसको ऐड कर देता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे वो पूरी जो स्ट्रैंड है वो कंप्लीट और करेक्ट स्ट्रैंड की फॉर्म में आ जाती है। उसके अंदर जो करेक्शन है वो हो जाती है, लेकिन उसको अब ग्लू भी करना है, उसको वहाँ पे जोड़ना भी है, स्टिक भी करना है, तो ये काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो इसकी डायग्राम देखें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कि सबसे पहले जो फॉल्टी साइट है यहाँ पे देखें ये जी है, जी के सामने किसको होना चाहिए था, सी को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे यू मौजूद है। तो इस जो फॉल्ट है इसको रिकग्नाइज कौन करता है, जो हमने एंजाइम देखा था इन द फर्स्ट स्टेप, यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइडेज।
ठीक है। फिर उसके बाद रिमूवल के स्टेप में क्या होता है कि सबसे पहले वो जो यूरेसिल यहाँ पे मौजूद था, ठीक है, यहाँ पे जो यूरेसिल मौजूद था वो रिमूव होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या होता है कि उसके साथ साथ जो उसकी जो एक बैकबोन थी, शुगर जो थी, वो भी वहाँ से रिमूव कर ली जाती है। जब वो रिमूव हो जाती है तो वहाँ पे एक गैप बन जाता है, एक क्लीवेज बन जाती है, खाली जगह रह जाती है। तो सिंथेसिस के स्टेप में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करता है कि वहाँ पे करेक्ट बेस को ऐड करता है और उसके साथ साथ उसकी जो फॉस्फेट बैकबोन है वो भी ऐड करता है। लेकिन ये फिर भी जो है उस स्ट्रैंड से अलग होती है, वहाँ पे जो जुड़ी हुई नहीं होती, तो उसको वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने का काम कौन करता है? लाइगेज एंजाइम करते हैं, द प्रोसेस ऑफ लाइगेशन। और वहाँ पे अगर आप देखें अब तो ये बिल्कुल कंप्लीट जो है करेक्ट फॉर्म में हमारे पास ये डीएनए स्ट्रैंड आ चुकी है। सो दिस वाज सेकंड मेथड जिसको हम कहते हैं कि बेस एक्सचिएंज रिपेयर्स मैकेनिज्म। तो जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है इसके कितने मेथड्स हमारे सामने हैं? 5 हैं, ठीक है। इनमें से हमने कर लिया मिसमैच रिपेयर और बेस एक्सचिएंज रिपेयर। बाकी 3 जो है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि ये चीज़ जो है कंसेप्चुअल है और अगर हम एक ही दिन सारे मैकेनिज़म्स को स्टडी करेंगे तो फिर आपस में चीज़ें मिक्स हो सकती हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो आज के लेक्चर का समरी अगर मैं बताऊं तो क्या होगी कि डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके अंदर किसी भी डीएनए के अंदर डैमेजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और करेक्ट किया जाता है। फिर जो डैमेजेस हैं वो एंडोजीनियस हो सकते हैं अगर वो किसी इंटरनल एरर की वजह से हो रहे हैं, एक्सोजीनियस हो सकते हैं अगर वो किसी एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल एरर की वजह से काज हो रहे हैं। तो जो इसके बाद अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डैमेजेस तो 4 तरह के डैमेजेस हो सकते हैं। सबसे पहले क्या है? सिंगल बेस अल्ट्रेशन, कि कोई एक बेस जो है वो अपनी जगह छोड़ दे या कोई भी उसके अंदर फॉल्ट आ जाए। तो इसकी रीजंस डीएमाइनेशन, डीप्यूरिनेशन, डिलीशन, इंसर्शन, बेस एनालॉग्स, इनकॉर्पोरेशन और अल्किलाइटिंग एजेंट्स हो सकते हैं। सेकंड क्या है? ये हम डैमेजेस देख रहे हैं। सेकंड क्या है? 2 बेसिस अल्ट्रेशन। ये थायमीन डायमर्स के बनने की वजह से हो सकता है। थायमीन डायमर्स क्या होते हैं कि जब 2 थायमीन आपस में एडजेसेंटली आ जाती हैं तो वो अपोजिट या दूसरी स्ट्रैंड के साथ के अंदर मौजूद एडेनिन के साथ बॉन्डिंग करने के बजाय आपस में बॉन्डिंग करती हैं और हमें यहाँ पे डायमर्स देखने को मिलते हैं। सेकंड क्या है कि मुख्तलिफ अल्कलाइटिंग एजेंट्स भी 2 बेसिस के अंदर अल्ट्रेशन काज कर सकते हैं। थर्ड है कि किसी भी रेडिएशन चाहे वो आयनाइजिंग हो या नॉन आयनाइजिंग हो या फिर ऑक्सीडेशंस की वजह से डीएनए के अंदर जो मुख्तलिफ चेन्स, डीएनए की जो चेन है वो किसी भी लोकेशन से उसकी ब्रेकेज हो सकती है। फोर्थ क्या है कि एबनॉर्मल लिंकेजेस बनते हैं जब स्ट्रैंड के अंदर और 2 स्ट्रैंड्स के अंदर दरमियान, तो इनको हम कहते हैं क्रॉस लिंकिंग। तो ये मुख्तलिफ डैमेजेस थे। तो इनको रिपेयर करने के लिए जो डीएनए के अंदर रिपेयर मैकेनिज़्म होता है वो किस तरीके से काम करते हैं कि सबसे पहले रिकग्निशन होती है डैमेज साइट की, फिर उसको रिमूव किया जाता है, फिर उसकी जगह करेक्ट बेस ऐड की जाती है और फिर उसको वहाँ पे जोड़ दिया जाता है। तो जो फर्स्ट मेथड है मिसमैच रिपेयर सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो मिसमैच बेस है उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है, फिर उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है। रिमूव करने से जो गैप बनता है उसके अंदर दोबारा से करेक्ट बेस ऐड की जाती है और फिर उसको वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है या कह सकते हैं कि वहाँ पे जोड़ दिया जाता है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले देखें अगर तो जो एंजाइम्स या प्रोटीन्स होती हैं जो यूकैरियोट्स के अंदर होती हैं, जो ये रिकॉग्निशन का काम करती हैं MSH और MLH प्रोटीन्स, जबकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें म्यूट S, म्यूट H और म्यूट L प्रोटीन्स होती हैं। जबकि रिमूवल का काम कौन करता है? रिमूवल का काम एंडोन्यूक्लियासिस एंजाइम करते हैं और जो सिंथेसिस के अंदर पॉलीमराइजेशन का काम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है, जबकि लाइगेशन का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो ये था सिंगल बेस अल्ट्रेशन के जो रिपेयर किया जाता है और उसको हम कहते हैं मिसमैच रिपेयर सिस्टम। सेकंड क्या है? बेस एक्सचिएंज रिपेयर। ये मोस्टली किसके लिए होता है कि जब जो ग्वानिन है उसके सामने साइटोसिन के बजाय यूरेसिल अगर ऐड हो जाए तो इसकी रीज़न क्या होती है? डीएमाइनेशन हो सकती है, डीप्यूरिनेशन या फिर मुख्तलिफ अल्कलाइटिंग एजेंट्स इसकी काजिंग रीज़न इसकी रीजंस में आ सकते हैं। तो जब इस तरह का डैमेज हो तो उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? डीएनए यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइडेज, और फिर वहाँ से वो उस यूरेसिल को रिमूव कर देते हैं। वहाँ पे रिमूव करने की वजह से एक एपी साइट या एप्यूरिनिक एपायरिमिडिक साइट क्रिएट हो जाती है।
और फिर जो रिमूवल के अंदर वहाँ पे जो एपी एंडोन्यूक्लियासिस होता है वो एपी साइट को काट के वहाँ से रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक गैप बन जाता है। उस गैप को फिल कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज, जो वहाँ पे करेक्ट बेस ऐड करता है और पूरी हमारे पास एक अब राइट फॉर्म में डीएनए स्ट्रैंड आ जाती है। इसके अंदर लाइगेज एंजाइम अपना रोल प्ले करता है और उसको ग्लूड कर देता है या लिंक्ड कर देता है जो न्यूली जो हमने डाली है बेस वहाँ पे। तो ये वही प्रोसेस है, इसकी डायग्राम भी आपके सामने है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो बाकी 3 मेथड्स हैं अबाउट डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, कौन कौन से, न्यूक्लियोटाइड एक्सचिएंज रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर और डायरेक्ट रिपेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।